ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 एंड एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही डिस्कस हुआ था या नहीं? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे। जैसे कि एक फॉर्मूला तो आपको पता है, जैसे RCOM क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखते हैं हम लोग? M1 R1 प्लस में M2 R2 सो ऑन अप टू Mn Rn, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके होते हैं Mn Rn बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में अप टू Mn। हम लोगों ने VCOM का लिखा था, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास M1 V1 प्लस में M2 V2 सो ऑन अप टू Mn Vn डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में सो ऑन अप टू Mn। एंड ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा था, M1 A1 प्लस में M2 A2 प्लस में यस Mn An डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में M3 एंड सो ऑन अप टू Mn। सो बेसिकली हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले का पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास वेलोसिटी आपको सेंटर ऑफ मास की x डायरेक्शन में निकालना है, y में है, z में है, या सिर्फ आपके पास x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है। सो आप यहाँ पर उनके x y z कंपोनेंट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो। VCOM ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर फिर V1 का x कंपोनेंट, V2 का x कंपोनेंट, Vn का x कंपोनेंट, ऐसे सॉल्व भी किया था हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने किया था कि अगर आपके पास नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 है तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि F नेट क्या होता है आपके पास? मास ऑफ सिस्टम इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा सिस्टम के ऊपर, और मान लीजिए सिस्टम मोशन में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका टोटल मास और इसका सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सेलरेशन। हम मानते हैं कि जितना भी इसका मास है ना वो इसके सेंटर ऑफ मास पे रखा होगा, ठीक है, तो उसका मास हो गया। और इसका एक्सेलरेशन क्या है? ACOM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही होता है ना, मान लो एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया, इसका मास m है, इसका एक्सेलरेशन a हुआ, तो हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? उनका एक सेंटर ऑफ मास, एक ऐसा पॉइंट जहां पर उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। हम मानते हैं कि जो नेट फोर्स है उस पॉइंट पर लग रहा है। और कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? नेट फोर्स दिस इज इक्वल टू टोटल मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहाँ होता है सारा मास? सेंटर ऑफ मास पे, तो उसी का एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये नेट फोर्स 0 हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये तो 0 हो नहीं सकता मास, यानी क्या 0 होगा? ACOM 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन आपके पास 0 है तो VCOM क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड यहां से हम एक चीज बताते हैं कि A1 A2 A3 अलग अलग पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। हो सकता है किसी पार्टिकल का हो, लेकिन ACOM 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन भी 0 होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ACOM 0 का मतलब ये नहीं है कि A1 A2 A3 0 हो गए। हो सकता है किसी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा, अभी इन सबके ऊपर F1 F2 F3 ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, हो सकता है किसी पार्टिकल पे फोर्स जो है वो नहीं लग रहा हो, तो वो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। लेकिन आप इससे ये चीज 100% होके श्योर होके नहीं बोल सकते कि ये एक्सेलरेशन 0 होंगी सारी। उसी तरीके से यहां से भी हम ये नहीं बोल सकते कि V1 V2 V3 ये सब आपके पास कांस्टेंट होंगे। नो, दे आर नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पर और कैच है क्या कि अगर आपके पास सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो हम लोग क्या लिखते हैं? इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, उस केस में इनिशियली एट रेस्ट नेट फोर्स 0 है, ACOM 0 होगा, VCOM कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम 0। यस, VCOM आपके पास क्या हो जाता है बेटा? 0। अगर सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है, अगर मानो इनिशियली किसी स्पीड से चल रहा था
और नेट फोर्स उस पे 0 है, तो ACUM 0 है, VCUM कांस्टेंट है, तो जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा। और अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, ACUM 0 है और वो इनिशियली एट रेस्ट है, तो VCUM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? इस पे हमने न्यूमेरिकल्स करे थे ना, और इससे भी हम ये चीज नहीं बोल सकते कि V1 V2 V3 इज नॉट इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं हो जाते, वो सारे 0 नहीं हो जाएंगे, VCUM 0 होगा, V1 V2 V3 0 इंडिविजुअली नहीं हो रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन सिस्टम, यहाँ से एक चीज समझ में आती है, ACUM 0 होगा। ACUM 0 होने का मतलब ये नहीं है A1 A2 A3 0 हो गए। ACUM 0 है तो VCUM कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, सो यानी चेंज इन यानी dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम 0 है, यानी देयर इज नो चेंज, तो V कांस्टेंट, VCUM कांस्टेंट हो गया। एंड अगर नेट फोर्स 0 है, ACUM 0 हो गया, VCUM कांस्टेंट है, और सिस्टम शुरुआत में रेस्ट पे था तो VCUM 0 होगा, और रेस्ट पे नहीं था तो जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से चलता रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए आज के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े। देखो कल लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे किस चीज से रिलेटेड। हाँ लो बेटा, ओके मैम। चलिए पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन ये करे थे कि सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है। हमारे कुछ सिस्टम्स हमने डिस्कस करे थे कि भाई नेट फोर्स उनके ऊपर 0 बन रहा था, ACUM आपके पास 0 बन रहा था, और क्योंकि सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था तो हम VCUM को कांस्टेंट लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। और हम अगर सेंटर ऑफ मास का कोई स्पीड ही नहीं है, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है। ठीक है, तो हमने DRCOM दिस इज इक्वल टू M1 R1 प्लस में M2 R2 बाय में M1 प्लस में M2। अगर ये चीज है तो DRCOM 0 होता है, यहाँ पर हम पुट करते हैं तो जो चीज गिवन होती है वो पुट करते हैं, जो नहीं गिवन होती वो हमारे पास सॉल्व होके आ जाती है। तो हमने पोजीशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कर रहे हैं। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय वेज। वेज क्या है, ये पूरा ब्लॉक। व्हेन द ब्लॉक रीचेस लोअर मोस्ट पॉइंट, जब ये वाला जो ब्लॉक है वो लोअर मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो इसने पूछा है कि ये वाला जो पूरा वेज है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और उन्होंने एक कंडीशन दे दिया कि अब फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और इन्होंने जस्ट इसको बस रिलीज कर दिया, इस मास को जो है बेटा रिलीज कर दिया, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया। तो यहाँ से हमको एक चीज क्या समझ में आती है, भाई नेट फोर्स क्या है आपके पास, 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये जो पूरा वेज है पीछे की तरफ स्लाइड करेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा ना, लगेगा या नहीं लगेगा, बोलिए। यस मैम। अगर ये आपके पास ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो वेज पीछे की तरफ स्लाइड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ओके, सो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग x डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका पीछे की तरफ। ठीक है, F नेट 0 का मतलब क्या है, ACOM 0 है, यानी VCOM कांस्टेंट है, और सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, यानी कि VCOM 0 हो गया। अब सवाल क्या पूछे, फाइंड द डिस्टेंस मूव, तो यही है हमारे पास VCOM 0, यानी कि DRCOM क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा। अब यहां पर हम लोग पुट करेंगे क्या, DXCOM दिस इज इक्वल टू M1 X1 प्लस में M2 X2 बाय में M1 प्लस में M2। अब मैंने X क्यों लिया, क्योंकि देखो जब ये पूरा ये जो ब्लॉक आगे जा रहा है, ये तो Y में भी चल रहा है और X में भी चल रहा है, लेकिन मेरा सवाल है, उन्होंने पूछा क्या है कि X क्या है, मतलब वो पीछे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि वेज तो ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। यस मैम। ठीक है, Yes, तो हम ma'am. ओके, यहाँ पर अब हम लोग M1 को कैपिटल M और M2 को 10M पुट करेंगे, और ये पीछे X गया है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सारी चीजों को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो इसने X में कितना डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2.2 मीटर। यस मैम। X में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा, 2.2 मीटर।
लेकिन हमें दिखेगा नहीं 2.2 मीटर। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपका वेज खुद भी पीछे मूव कर रहा है ना। अगर ये 2.2 मीटर नीचे मान लो x में इसने 2.2 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन हमें दिखाई कैसे देगा? 2.2 माइनस एक्स। जितना वो पीछे गया वो हमें कम दिखाई देगा। तो यानी कि m1 की जगह आप पुट करेंगे कैपिटल M, x1 की जगह पुट करेंगे 2.2 माइनस में x, प्लस में m2 की जगह हम पुट करेंगे 10m, इंटू में x2 की जगह पुट करेंगे माइनस x, डिवाइडेड बाय में m प्लस में 10m, और ये किसके बराबर है बेटा? dxcun, 0। क्योंकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? m इंटू में 2.2 माइनस में x प्लस में 10m इंटू में माइनस x इक्वल्स टू 0। सो हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? मास से मास भी गया, ये बनेगा आपके पास 2.2 माइनस में 11x इक्वल्स टू 0। यानी 11x किसके बराबर है? 2.2। यानी x किसके बराबर है? 0.2 मीटर। समझ में आया? एक बार दोबारा से देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे। एक मिनट हैंड रेज करो बेटा, जिसका भी डाउट है मैं 1 बाय 1 लेती हूँ। सेकंड रुकिए। हाँ हाँ अभी पूछती हूँ, एक सेकंड। यस नंदनी बोलो बेटा। आवाज क्लियर नहीं है आपकी बेटे। मैम कह रही है रिपीट करने के लिए। अच्छा रिपीट कर रही हूँ, देखो ध्यान से देखो। सवाल था फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय वेज व्हेन द ब्लॉक रीचेस लोअर मोस्ट पॉइंट। ये है वेज जो ट्राइंगल बना हुआ है ना। इसने पूछा कि वेज कितना पीछे जाएगा जब ये m आगे जाएगा। ठीक है, अब ये जो मास m है इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, उसको बस छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ये स्लाइड करना शुरू करेगा। जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो वेज पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, और हमको एक चीज पता है कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0, देखो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी कोई आपके पास फोर्स नहीं आएगा। यहाँ पर जो नेट फोर्स है सिस्टम के ऊपर वो 0 है। नेट फोर्स जब 0 होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, VCM कांस्टेंट होता है। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो VCM 0 हो जाता है। VCM 0 का मतलब ये कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं हो रहा। देखो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट जो है वहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, उसका कोई स्पीड नहीं है, वो 0 है। यानी उसके पोजीशन तो नहीं बदलेगा ना, तो DRCM क्या हो गया? 0 हो गया। इसको आप ये भी मान सकते हो x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। अगर dr को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dxi कैप प्लस में dyj कैप, यानी dx यानी पोजीशन इन x डायरेक्शन भी 0, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन भी 0 होगा और y डायरेक्शन भी 0 होगा। तो यहां से मैंने फॉर्मूला उठाया dxum इक्वल्स टू m1 x1 प्लस में m2 x2 बाय m1 प्लस में m2। अब जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वेज पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसने x डायरेक्शन में ब्लॉक ने 2.2 मीटर ट्रेवल किया जब वो नीचे यहाँ पहुंचेगा, लेकिन साथ में वेज भी पीछे खिसक रहा था। तो अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखोगे ये नीचे जा रहा है, इसने x डायरेक्शन में 2.2 मीटर ट्रेवल करना है, लेकिन ये वेज पीछे भी जा रहा था साथ साथ। तो मुझे क्या लगेगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2.2 माइनस में x प्लस में अब m2 की वैल्यू 10m और x2 की वैल्यू क्या पुट करी? पीछे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते, वेज कितना पीछे चला गया? माइनस x, डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व होके x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 मीटर। समझ में आई बात? बोलिए। 11x कैसे आया नीचे? क्या चीज बेटा? नीचे 11x 2.2। 11x, ये माइनस x है और ये माइनस 10x है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 11x इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 11x को मैं इस तरफ ले गई तो 11x इक्वल्स टू 2.2, x इक्वल्स टू 2.2 बाय 11, 11 1 जा 11 2 जा, बट एक पॉइंट था तो 0.2। समझ में आई? ओके मैम। मैम इसमें हमने 2.2 माइनस x क्यों लिखा था m के बाद, जो हमारा x1 कोऑर्डिनेट है उसका?
अच्छा देखो, मान लो आप भाग रहे हो, ठीक है, आप इधर रनिंग कर रहे हो और मैं आपको देख रही हूँ, आप भाग रहे हो, मान लो 5 मीटर भाग गए आप, 1 सेकंड में 5 मीटर आगे चले गए और मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे यही लगेगा कि आप 1 सेकंड में 5 मीटर ही भागे हो। लेकिन अगर मैं आपके नीचे यहाँ पर एक ट्रॉली लगा दूं, सपोज एक ट्रॉली मैंने लगा दी, जब आप इस पे आगे भागे 5 मीटर, तो आपकी ट्रॉली पीछे चल रही है 2 मीटर, तो क्या मुझे आप 5 मीटर भागते हुए, मतलब 5 मीटर दिखोगे भागते हुए 1 सेकंड में? नहीं दिखोगे ना। तो आपका जो पर्सपेक्टिव, आपका जो ऑब्जर्वेशन, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस डिपेंड करती है। अब सिंपली आप भाग रहे थे, अब ग्राउंड तो रेस्ट पे था, ठीक है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं था, तो आपको, अब मैंने जब आपको देखा तो 1 सेकंड में आप 5 मीटर भागे, लेकिन आप अगर ट्रॉली पे भाग रहे हो, ट्रॉली पीछे जा रही है, तो मुझे 1 सेकंड में आप 5 मीटर जाते नहीं दिखोगे, आप मुझे दिखोगे 1 सेकंड में कितने आगे गए, 5 माइनस में 2। 3 मीटर। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ 3, 5 माइनस में 2, 3 मीटर। क्लियर है? तो मैंने पहले ही मान लिया कि भाई वेज एक्स किसका है आगे, ठीक है, और ब्लॉक आगे कितना गया एक्स डायरेक्शन में 2.2, तो मुझे दिखेगा नहीं वो 2.2, क्योंकि पीछे भी वेज खिसक रहा है साथ में, तो 2.2 माइनस में। समझ में आया? यस प्रार्थना बोलो बेटा। मैम आपने वी सेंटर ऑफ मास के नीचे क्या लिखा है? चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0। DRCOM क्या होता है? देखो आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि DRCOM का वैल्यू होता है M1 DR1 प्लस में M2 DR2 प्लस में क्या, M1 प्लस में M2। सो बेसिकली फॉर्मूला ये है, यहाँ पर डी लगा लो, चलो आप कंफ्यूज हो रहे होगे शायद, ठीक है। अब देखो, जब सेंटर ऑफ मास का कोई स्पीड ही नहीं है, उसका पोजीशन बदलेगा क्या? DRCOM क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये नहीं बदलेगा ना, तो ये 0 हो गया, जहां था वो वहीं रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर, अब मैंने जो कैलकुलेशंस करी वो एक्स डायरेक्शन में करी है, तो DXCOM मैंने 0 कर दिया। ये बात समझ में आ रही है सबको? DRCOM 0 तो DXCOM भी 0 हो रहा है। मानती है आपके पास चेंज जो है वो वेक्टर है, ठीक है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट, पूरा वेक्टर 0 है, तो एक्स भी 0 वाई भी 0। आप इस 0 को क्या लिख सकते हो? 0 वाई कैप प्लस में 0 जे कैप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस मैम। तो DXUM 0 है, ये 0 हो गया। M1 DX1 जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, उसका कितना चेंज हुआ है पोजीशन में? उसका चेंज इन पोजीशन 2.2 मीटर है एक्स डायरेक्शन में। जो सेकंड मास है जिसका वैल्यू है 10 M, उसका चेंज इन पोजीशन कितना है? x है, वो कितना जा रहा है? पीछे। लेकिन अब जब आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, तो जब आप यहां से देखेंगे तो 2.2 जब आगे जा रहा तो वेज साथ में पीछे खिसक रहा था, तो 2.2 ना दिख के मुझे क्या दिखेगा? वो ब्लॉक 2.2 माइनस एक्स से पीछे आया है, तो सॉरी आगे गया है, वो तो आगे जा रहा है ना, वेज पीछे जा रहा है, तो जो आगे का डिस्टेंस था उसमें जो पीछे जो मुझे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे लगेगा वो 2.2 माइनस एक्स आगे गया। और वेज तो सिंपल है, वेज तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड रेस्ट पे है, तो पीछे एक्स चला तो मुझे एक्स ही दिखाई देगा। समझ में आई? यस मैम। एनी अदर प्रॉब्लम बेटा? क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते, इसी तरह के सवाल करेंगे। पोजीशन वाले हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, अब स्पीड वाले करके देखते हैं। अभी 2 बच्चे हैं, एक है मोहित और एक है विनय। विनय तो अपनी क्लास में भी है ना, क्लास में। सो मोहित का 50 kg है और विनय का 60 kg है, और वो बोट पे है, 2 कॉर्नर्स पे बैठे हैं, और बोट का मास 40 kg है। बोट का जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब मोहित एंड विनय मूव्स टू सेंटर ऑफ बोट, वो दोनों सेंटर ऑफ बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इफ इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट। अब इन्होंने बोल दिया इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो मुझे यहाँ से सीधा दिमाग में एक चीज चमकती है कि वी स्वयं 0 है इसका मतलब, ठीक है। एफ नेट तो 0 है ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, उन्होंने भागना शुरू किया है, वो बोट पे लगा रहे, बोट उन पे लगा रही है। नेट सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है। ACUM भी 0 है, VCUM भी 0 होगा, क्योंकि इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे नहीं होता और वो 2 मीटर पर सेकंड से बोट चल रही होती, तो वो 2 मीटर पर सेकंड से बाद में चल रही होती, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है ना। अगर ACUM 0 तो VCUM कांस्टेंट होता है। अब वो पहले रेस्ट पे थी तो बाद में भी रेस्ट पे है, इसलिए VCUM को हम 0 कर देते हैं। अब ये सेंटर पे भाग के आ रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब जब ये आगे जाएंगे ना तो बोट डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से। इनको मोमेंटम कहाँ से मिल रहा है, ये बोट पे फोर्स लगा रहे हैं, बोट इन पे फोर्स लगा रही है, तभी ये आगे पीछे मूव कर पा रहे हैं। तो सपोज कि बोट जो है जब ये दोनों सेंटर पे जा रहे हैं तो वो एक्स डिस्टेंस से आगे चली गई। ठीक है, अब हम चीज क्या यूज करें, पूछा क्या इन्होंने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, अभी भी डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, ऑफ बॉडी इफ इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो डी आर सी ओ दिस इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस में m2 dr2 बाय में m1 प्लस m2। ये तो जीरो ही है। आर मान लो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है, सारी जो कैलकुलेशन एक्स में ही चल रही है, तो एक्स में लिख लो चाहे आर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां से आपके पास मास फर्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट नहीं है बस, यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट है कि नहीं, m3 d, ठीक है m3। तो m1 मान लो मोहित है, तो मोहित का मास कितना बेटा 50 kg है। पोजीशन कितना है, वो यहाँ से यहाँ आगे गया, कितना सेंटीमीटर M3 आएगा। क्या कह रहे बेटा, हाँ मैम नीचे ऊपर भी में भी M3 आएगा। हाँ, पर वो लिखा नहीं मैंने क्योंकि वैसे भी जीरो हो जाएगा ना सारा, सिर्फ ऊपर वाला टर्म बचेगा। तो dr1 चेंज इन इट्स पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन से वो कितना आगे चला गया 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। प्लस में m2 क्या है 60 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर भी तो आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे कि नहीं। अब आगे क्या कह रहे हो बेटा, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो -x होगा। आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो जो मोहित है वो 2 तो जा रहा है, लेकिन बोट भी x से आगे जा रही है, तो आपको क्या दिखेगा 2 प्लस x। यस, प्लस में m2 क्या है मेरे पास 60। अब विनय जा रहा है इस डायरेक्शन में और बोट आगे जा रही है, तो मुझे क्या दिखाई देगा प्लस में m3 क्या है मेरे पास 40 और बोट आगे जा रही है इनटू में x, दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू सॉल्व करके बताइए कितनी आ रही है बेटा। मैम ये 2 - x क्यों आया? हाँ ये -2 + x आएगा। ठीक है, विनय पीछे जा रहा है ना, पीछे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, बोट आगे जा रही है x से। अगर आप यहाँ नीचे से देख रहे हैं खड़े होके, तो विनय आपको पीछे -2 से जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें आगे भी बोट का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रहा है, तो -2 + x आएगा। अभी सॉल्व करो इसको, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैम 2/15 आ रहा है। 2/15 ओके ठीक है, 2/15 आ रहा है। बाकी का क्या आ रहा है बेटा, मैम 2/15। 2/15 आ रहा है, ठीक है। मैम 2/15। मैम 2/15। ऑप्शंस भी देखो, ऑप्शन से भी तो मैच करना है हमको। सो बेसिकली आपका आ रहा है 0.13, 2/15 कितना आएगा 0.1333। और एक्स डायरेक्शन जो है, एक्स डायरेक्शन आपके पास क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आया है, यानी कि आगे ही डिस्प्लेस हो रही है बोट। सपोज यहाँ पर क्या होता कि आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर -0.3, -0.3 यानी कि बोट फिर पीछे चल रही होती, क्योंकि हमने क्या माना कि बोट आगे की तरफ एक्स गई है। ठीक है, और एक्स की मेरी वैल्यू भी पॉजिटिव आई है, तो मैंने जो माना वो ठीक माना है, और मेरा आंसर मान लो -0.13 आ जाता है। इसका मतलब ये कि जो मैंने माना है डायरेक्शन उसके अपोजिट आ रहा है। ठीक है, यानी कि बोट पीछे की तरफ एक्स से जा रही है, तो साइन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी ये तो हमारा सिंपल था, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने माना वो बिल्कुल सही माना था, मेरा अनुमान। बट मेरा नहीं आ रहा, क्या कहाँ गलती हुई बेटा, 0.13 फॉरवर्ड, 0.13 मीटर फॉरवर्ड। मेरा माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है, माइनस में तो नहीं आना चाहिए, देखो जरा कैलकुलेट करो माइनस कैसे आ रहा है।
देखो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 100 प्लस में 50x, ये आएगा माइनस में 120 प्लस में 60x प्लस में 40x, ये बन रहा है ना। 60x प्लस 40x प्लस 50x, ये कितना हो गया? 150x 150x। और ये कितना बन गया? माइनस में 20, 20 दिस इज इक्वल टू 0, यानी 150x दिस इज इक्वल टू 20, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 20 बाय में 150, सो 2 बाय में 15 आ रहा है मेरा। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा देखो मेरा यहाँ पर मैच अब भी नहीं कर रहा ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया? यस मैम, समझ में आई कि नहीं? आ गया। ये आपकी कैलकुलेशन होगी। जिसका भी नेगेटिव आ रहा था बेटा एक बार चेक कर लेना, हो सकता है ये टर्म मैंने करेक्ट कराई थी तो आपने करेक्ट नहीं करी हो, एक बार ये चेक कर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैम एक मिनट रुक जाओ, नोट कर लूंगी। हाँ हाँ कर लो कर लो। आप ना इसी सवाल को करके देखना, आप मानना क्या कि बोट पीछे जा रही है एक्स से, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? जब ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, जब मोहित आगे जा रहा है 2 से और बोट पीछे जा रही है एक्स से, आपको क्या लगेगा? 2 माइनस एक्स। विनय पीछे आ रहा है, बोट भी पीछे जा रही है, -2 माइनस एक्स, बोट पीछे जा रही है यानी 40 इंटू माइनस एक्स, तो उससे भी आंसर आपके पास सही आना चाहिए। उससे आंसर आपके पास आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उससे आंसर आप निकालोगे ना, नेगेटिव में आंसर आएगा माइनस में 0.13। अब इसका मतलब क्या है? मैंने पहले ही पीछे माना था और मेरा आंसर आ रहा है उसका नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी सेट कर रखी थी ना, तो पॉजिटिव आता तो ठीक था, नेगेटिव 1 मिनट नेगेटिव आया, इसका मतलब मैंने जो माना है डायरेक्शन वो गलत है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो करके देखना। यस बोलो बेटा, मैम बोलो इसमें बोलो। हमने अपॉन में 50, 60 और 40 तो लिया ही नहीं। ले तो लिया 2/15, तभी तो 0.13 मीटर आया है और फिर उसको मैंने सेंटीमीटर में बनाया। नो मैम, अच्छा, 52 फोन में इसलिए नहीं लिया ना कि यहाँ पर आपके पास ये 0 बन रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना बेटा। ओके मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तभी तो आपके पास m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 इक्वल्स टू 0 बन रहा है यहाँ पर। ओके ओके मैम। चलो आगे चलते हैं। अ सिस्टम वाज एट रेस्ट, two masses attract each other due to gravitational force at some instant, find the velocity of center of mass and m। समझ में आया सवाल? आपको अब वेलोसिटी निकालना है और मास निकालना है। मुझे यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे यहाँ सवाल क्या थे? डिस्प्लेसमेंट निकालना, पोजीशन निकालना सेंटर ऑफ मास की। अब है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। VCM क्या होता है? m1 v1 प्लस में m2 v2। दो ही ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं तो दो ही ले लेते हैं टर्म्स, m1 प्लस में m2। अब यहाँ पर देखो, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक ऑब्जेक्ट ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 1 2 को अट्रैक्ट करेगा, 2 1 को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 1। 2 पे 1 की वजह से फोर्स लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। सो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज 0, यानी F नेट 0 है, यानी कि ACOM 0 है, और इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? VCOM 0। मैं VCOM 0 होगा ना? हाँ रेस्ट है, ये बोला ना, सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो ACOM 0 का मतलब होता है VCOM कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो पहले उसका वेलोसिटी था बाद में भी वही रहेगा, तो पहले 0 है तो बाद में भी 0 हो गया ना। ठीक है, तो VCOM 0 हो गया, सो ये चीज 0 हो जाएगी, यानी m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहला सवाल तो वैसे ही हो गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास 0। अब सेकंड पार्ट निकालना है मास, तो पहला मास क्या है? 1 kg,
V1 क्या है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और पीछे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। सो V1 की वैल्यू V इज इक्वल टू M2 की वैल्यू M, V2 की मैम, वैल्यू -2V। मैम ये माइनस रहेगा ना? क्या बेटा, यस मैम, क्या माइनस आएगा? M2 V2 माइनस में। हाँ ये माइनस आएगा, V2 माइनस आएगा। ये आप मान लो M2 मास, ऊपर वाला। ये M1 है, तो ये आगे की तरफ जा रहा है ना V, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। और ये M, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये -2V हो गया बेटा। मैम जो आपने M1 और V1 को इक्वल करा है M2 V2 के, तो मैम वो 0 से माइनस में अपोजिट हो जाएंगे। देखो मैंने यहाँ क्या किया, पहले तो ये चीज 0 हुई, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो M1 V1 प्लस में M2 V2 0। अच्छा तो मैम ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, V से V तो कैंसिल ही हो गया, M की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/2। आई बात समझ में? यस मैम। ऑब्जर्वेशन गुड, इसका मतलब ध्यान दे रहे हो क्लास में। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। चले आगे, आसान था ना? आगे वाला करो फिर। यस बोलो, किसको प्रॉब्लम बेटा? गौरव, मैम एक बार फिर से बता दो। फिर से बता देते हैं बेटा। देखो ये दो मासेस का सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फोर्स है मान लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करिए, दूसरे पहले को अट्रैक्ट करिए, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। Gm1 M2 बाय R² ऐसे होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो सेम आएगा। तो यहाँ से नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया, अगर मैं पूरे सिस्टम को देखूं, एक इस तरफ फोर्स है, एक इस तरफ फोर्स है, बराबर है, तो 0 हो गया। ACOM 0 हो गया, और उन्होंने बोला कि सिस्टम वाज एट रेस्ट। जब ACOM 0 होता है तो VCOM कांस्टेंट होता है, तो जो पहले स्पीड था बाद में भी वही रहेगा। अब इन्होंने पहले बोल दिया भाई पहले वो रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, तो VCOM क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने उठाया, इसमें VCOM को मैंने 0 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो M1 V1 प्लस M2 V2 0 के बराबर, M1 V1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ M2 V2। अब इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है तो उसको पॉजिटिव लो, नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव लो। तो यहाँ से M1 को मैंने 1 kg लिया, V1 को मैंने V ले लिया, M2 को मैंने M लिया, जो वैल्यू उन्होंने दे रखी है M वही निकालना है मुझे, और V2 मेरा पीछे की तरफ है यानी कि -2V, और मैं माइनस माइनस प्लस हो गया, M की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2 kg। क्लियर है गौरव? Yes. माइनस M2 V2। अरे बेटा यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, एक टर्म, ये एक स्टेप मिस कर दिया मैंने, तो चलो लिख लेते हैं दोबारा। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। बस M1 V1 किसके बराबर हो गया? माइनस M2। ठीक है, चले आगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हाँ एक क्वेश्चन ये वाला करा देती हूँ, अगले वाला होमवर्क में दे देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला कीजिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली व्हेन मनोज स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। और याद रखो हमें कहां से देखना है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। हमारा कोई ओरिजिन भी तो होता है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करने की। तो यहाँ से क्या सवाल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली की वेलोसिटी निकाली व्हेन मनोज स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब मुझे बताओ ट्रॉली आगे जाएगी पीछे जाएगी जब मनोज उस पे v वेलोसिटी से भागे? मैम पीछे जाएगी। पीछे जाएगी ना, तो हम मान लेते हैं कि पीछे वो जिस वेलोसिटी से गई वो है मेरे पास कैपिटल V, ठीक है। मुझे ये कैपिटल V निकालना है। सो VC, पहले तो बताओ सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? 0 है, कोई बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं, बस उसने भागना शुरू किया, Yes, उसने ma'am. फोर्स बोट पे लगाया, बोट ने या ट्रॉली पे लगाया, ट्रॉली ने उस पे लगाया, तो सिस्टम पे 0 है। अब यहाँ से ACM 0 होता है, VCM कांस्टेंट होता है। समझ में आई बात? मैम ये इनिशियली रेस्ट पे है। अभी रेस्ट पे तो नहीं है, हाँ मतलब रेस्ट पे है, उसने भागना शुरू किया तो समझ लो पहले रेस्ट पे। सो VCM क्या हो जाएगा 0, 0। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास वही फॉर्मूला VC में नेट कोड 0 ही होगा। हर क्वेश्चन में
जो ये वाले हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ये टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है जहां पर नेट फोर्स 0 ही है। Yes, ma'am. तभी तो आप एसीएम को 0 करोगे और बीसीएम वाले जो फॉर्मूले हैं वो लगाओगे। मतलब जरूरी नहीं है नेट फोर्स 0 हो, अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो एसीएम 0 नहीं है, फिर आपको ए निकालना पड़ेगा, एसीएम निकालना पड़ेगा, m1 a1 प्लस m2 a2 बाय में m1 प्लस में m2, फिर आप वीसीएम निकालोगे m1 v1 प्लस में m2 v2 बाय में m1 प्लस में m2। तो सवाल फिर डिफरेंट हो जाता है ना बेटा, ये वो सवाल है जिसमें नेट फोर्स 0 है। मैम इसमें बीसीएम 0 है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है वो, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, क्योंकि पहले वो रेस्ट पे था, फिर उसने भागना शुरू किया होगा तो सेंटर ऑफ मास तो फिर भी रेस्ट पे ही रहेगा। देखो अब उसने जब भागना शुरू किया तो उसने ट्रॉली पे लगाया फोर्स, ट्रॉली ने उस पे लगाया, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब एसीएम 0 है। एसीएम का 0 मतलब होता है वीसीएम कांस्टेंट है। अगर ट्रॉली पहले किसी वेलोसिटी से भाग रही है तो बाद में भी वो उसी वेलोसिटी से भागती, लेकिन पहले वो रेस्ट पे थी, फिर वो पीछे जाने लगी होगी ना जब वो भागा, ठीक है। तो रेस्ट पे थी तो बाद में भी रेस्ट पे, कांस्टेंट का मतलब है जो पहले थी वो बाद में भी रहेगी। तो पहले अगर वो रेस्ट पे थी तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी, तो 0 पे तो एक कांस्टेंट ही है, पहले 0 है तो बाद में 0, पहले 2 मीटर पर सेकंड होता तो बाद में 2 मीटर पर सेकंड होता। समझ में आया? बी बी नहीं बेटा, बी आंसर नहीं है, क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन किया ना बेटा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं किया है, गड़बड़ करी मैं। अभी देखो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, m1 v1 प्लस में m2 v2 बाय में m1 प्लस में m2 इक्वल्स टू vcm। तो ये तो 0 ही है, यानी मेरे पास क्या बच गया, m1 v1 प्लस में m2 v2 इक्वल्स m2 v2। अब v1 आप कोई कुछ भी मान लो, मान लो ये मास, ये जो बंदा है इसको हम मान लेते हैं मास m1 और इसका जो स्पीड है वो v1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, m इंटू में v1 की वैल्यू क्या आएगी v, प्लस में m2 क्या आपके पास कैपिटल M। अब v2 क्या आएगा, v2 सवाल है, आपने अगर पुट किया होगा ये पुट कर दिया होगा शायद, इस वजह से आपका आंसर ये b बन रहा है। ये नहीं पुट करना क्योंकि आप उसको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली व्हेन मनोज स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, आपको जो दे रखी है ना उसकी स्पीड वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू में, जैसे मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है आपको, इसको लिखते कैसे हैं, मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मनोज की सॉरी ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही ओपन करते ना रिलेटिव वेलोसिटी। यस मैम। अब यहाँ से आपको निकालनी क्या है, मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। सो मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज इक्वल टू मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है, आगे की तरफ भाग रहा है v, एंड ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिख रही है आपको, कैपिटल V, बट पीछे की तरफ भाग रहा है तो v माइनस में कैपिटल V, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मनोज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर आपको पुट करना है स्मॉल v माइनस में कैपिटल V, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या आ रहा है आपके पास, mv प्लस में कैपिटल MV माइनस में mv इक्वल्स टू 0। सो यहां से आपके पास क्या बनेगा बताओ, v कॉमन, स्मॉल m प्लस में कैपिटल M डिवाइडेड बाय में कैपिटल M, दिस इज इक्वल टू योर v। कौन सा आंसर है, कोई भी आंसर नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ करी है हम लोगों ने। यस मैम। क्या गड़बड़ करी है, कैपिटल M इंटू में मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली v, ठीक है, ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अच्छा मैम ये v1 में मैम आपने कैपिटल V भी कॉमन ले लिया है। नहीं कैपिटल V कहाँ कॉमन लिया मैंने, मैं इसको इधर लेके गई हूँ, मास से डिवाइड किया, mv प्लस में v स्मॉल v है बेटा, कुछ गड़बड़ हुई है, लेट्स सी कहाँ गड़बड़ हुई है। देखो ये तो ठीक है, नेट फोर्स भी 0, एसीएम 0, वीसीएम कांस्टेंट, वीसीएम 0, ये ठीक है, ये भी ठीक है, m इंटू में v। मैम अच्छा v1 चेंज होगी ना। हमने ट्रॉली वाली में सारी चीजें पुट कर दी ना, हम यस यहाँ मैम, मुझे यही डाउट है सबसे। हाँ हमने ट्रॉली वाले में वेलोसिटी में पुट कर दिया, हमें मनोज वाली में पुट करनी है, ठीक है। ट्रॉली तो हमें पीछे v से ही जाती दिखेगी ना, क्योंकि ग्राउंड Yes, के विद ma'am. रिस्पेक्ट टू पीछे v से चल रही है। सो यहाँ पर आएगा स्मॉल m, v1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये जो हमने निकाली है स्मॉल v माइनस में कैपिटल V,
प्लस में m2 क्या है मेरे पास, कैपिटल M, यहाँ आएगा माइनस में v, पीछे चल रही है ना ट्रॉली, दिस इज इक्वल टू 0। अब आना चाहिए आंसर माइनस में स्मॉल m v माइनस में कैपिटल M v इक्वल्स टू 0। सो यहां से आएगा आपके पास आंसर क्या, m v इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव टर्म्स में राइट हैंड साइड में ले गई, v कॉमन ले लिया, स्मॉल m प्लस में कैपिटल M आ गया, यहाँ से v क्या आ जाएगा आपके पास, m v बाय में स्मॉल m प्लस में कैपिटल M। कौन सा आंसर है बताओ, डी ऑप्शन मैम। MD। कुछ गड़बड़ करी है हम लोगों ने, ये है बेटा एम वी बाय में स्मॉल m यस प्लस मैम, ए ऑप्शन। मैम A भी कर देते हो, आई थिंक यही आना चाहिए, लेट मी सी, हाँ यही आएगा। क्लियर है सबको, यस मैम। यस बोलिए बेटा, किसको डाउट है, मैम एक बार और अच्छे से समझा दीजिए। अच्छे से समझाओ। देखो सबसे पहले सवाल क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली व्हेन मनोज स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब मनोज ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट टू में भागने लग गया, मतलब उसकी जो स्पीड है ना वो ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट टू दे रखी है, ट्रॉली पे जब वो भागेगा तो ट्रॉली पीछे जाएगी, तो पीछे जिस स्पीड से जाएगी वो मैंने v लिख दिया, ठीक है। अब नेट फोर्स तो 0 है, मनोज ने ट्रॉली पे लगाया, ट्रॉली ने मनोज पे लगा दिया होगा, सो ACUM 0 हो जाएगा, VCUM कांस्टेंट है एंड VCUM 0 कहलाएगा क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, जब भागना शुरू किया तब वो पीछे आया होगा ना ट्रॉली, तो पहले जो था बाद में रहता है, बाद में भी वही रहता है, तो पहले अगर वो रेस्ट पे है यानी उसका स्पीड 0 रहा होगा, तो बाद में भी 0 रहा होगा, तो मैंने ये 0 पुट कर दिया। फिर फॉर्मूला लिया VCUM इक्वल्स टू m1 v1 प्लस में m2 v2 बाय में m1 प्लस में m2, VCUM को 0 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई, इसमें m1 मनोज है, स्मॉल m पुट किया, v1 मनोज की मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखनी है, उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा है ये चीज, तो कंफ्यूजन ही नहीं है वहां पे कि वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली गिवन है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट उठाया, मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसको हम ओपन कैसे करेंगे, मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया, तो ये आपके पास स्मॉल v माइनस में कैपिटल V, स्मॉल v आगे की तरफ था क्योंकि मनोज आगे की तरफ v से भाग रहा था और ट्रॉली ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू पीछे जा रही है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन ले लिया यहाँ पे, ये पुट किया, और ट्रॉली जो ये m2 है, ये ट्रॉली का मास है, इसका स्पीड पीछे की तरफ ही है, तो मैंने माइनस v पुट कर दिया, सॉल्व किया तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई। मैम एक और क्वेश्चन। क्या हाँ बोलो बेटा, डन, यस मैम। यस मैम। अब एक ये होमवर्क क्वेश्चन आप करोगे, अब मैं एक बड़ा मस्त सा कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ जो आपके नीट में भी काफी मैंने छोटे मोटे सवाल इसके देखे हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, दिस इज डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास, डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म मास कैपिटल M मान लो, पूरी डिस्क है, इसमें से मैंने एक पोर्शन रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये दिस प्लस में मान लो मैंने इतना पोर्शन इसमें से रिमूव कर दिया। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना तो बहुत इजी था, कहां बताते हैं आप, सेंटर पे, सिमेट्रिक सेंटर पे, आपके पास डिस्क जो है सिमेट्रिक बॉडी है तो सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन अगर मैंने कुछ पार्ट उसका निकाल दिया, मान लो ये रिमूव कर दिया, अब मुझे रिमेनिंग पोर्शन का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े, ये मेरा रिमेनिंग पोर्शन हो गया, ठीक है, दिस इज योर रिमेनिंग पोर्शन, तो इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगी, तो मेरे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो आपके पास कैपिटल M मास है या M1 मास मान लो जो डिस्क का है, जो आपने पार्ट रिमूव कर दिया उसको अलग से लिख देते हैं, मान लो आपने, मैम तो सेमी सर्कल हो गया ना, सेमी सर्कल नहीं हुआ बेटा, छोटा सा सर्कल निकाला, सेमी सर्कल तो ये होता है, सेमी सर्कल आधा सर्कल होता है, ऐसे हो गए, इतना पार्ट थोड़ी निकाला आप लोगों ने, आपने एक छोटा सा सर्कल निकाल दिया। तो यहां से देखो जो आपने पोर्शन रिमूव किया है वो मैं ऐसे डॉटेड से दिखा रही हूँ, मान लो ये आपने पोर्शन एक सर्कल रिमूव कर दिया और मान लीजिए जो रेडियस है वो इतना रेडियस है, एग्जाम्पल है, मान लो आपने इतना, जो बड़ा वाला डिस्क था ये उसका रेडियस है, तो छोटे वाले का कितना हो गया, r/2 रेडियस हो जाएगा ना। अभी इसका यूज नहीं है, खैर ये मान लीजिए m जो जब आपने इसको रिमूव कर दिया वो मैंने आपको साइड में बना के दिखा दिया, ये मान लो ये वो डिस्क है जो आपने निकाल दिए,
और यहाँ पर मान लो ये आपके पास पोर्शन है, तो ये दो मासेस बन गए ना, एक मास ये और एक मास ये, बोल सकते हैं ना हम लोग, 2 पार्टिकल सिस्टम लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसे लिखते हैं, देखो RCM हमारे पास होता है, इसका M1 मान लो जो आपने निकाला है उसका मास ले लो आप M2, तो हम लिखेंगे M1 R1, आप क्या लिखते थे फिर, प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन यस मैम। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ये मास हमने रिमूव किया है, ठीक है। हमारा जो एक्चुअली हम निकालना हमें किसका है, कि ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो आपने निकालने के बाद जो ये पोर्शन बचा है ऑब्जेक्ट का, इसका आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख देती हूँ, माइनस में M2 R2 डिवाइडेड बाय में M1 माइनस में M2, जो पोर्शन निकाला है उसका मास को नेगेटिव ले लो, फॉर्मूले में उस मास को नेगेटिव ले लो जिस पोर्शन को रिमूव कर दिया, तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका और है, इधर माइनस लगा लो, माइनस M2 R2, और ये M1 किसका है, M1 पूरे कंप्लीट डिस्क का है, ये रिमेनिंग पोर्शन का मास नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये हटा देती हूँ, नहीं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने आपको देखो लिखने का तरीका क्या बताया, एक कंप्लीट डिस्क है, उसमें से कुछ हिस्सा आपने निकाल दिया, बचे हुए का आपको सेंटर ऑफ मास निकाला, तो जितना हिस्सा आपने निकाला है उसकी मास को नेगेटिव ले लो हमारे फॉर्मूले में। अगर मुझे सिंपल करना होता, मान लो ये पूरा डिस्क है और ये पूरा डिस्क है, तो मैं ऐसे कैसे लिखती, M1 R1 प्लस में M2 R2 बाय में M1 प्लस में M2 कर देती ना। ये हमें ये तो होता है इस 2 पार्टिकल सिस्टम का मास। एक्चुअली हमारे को जो निकालना है ना वो ये निकालना है, भाई ये एक बॉडी तो मेरी ये है और उसमें से ये मास रिमूव्ड है, ठीक है। दो मान के कर रहे हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव्ड है, तो इस मास को मैं माइनस M2 करके क्वेश्चन में पुट कर देती हूँ। एक तो मेरे पास वही पोर्शन है पूरे वाला जिसका मास M1 था, और एक ये वाला मैं रिमूव कर रही हूँ इसलिए उसके मास को मैंने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे आंसर आपके सही आ जाएंगे। अब देखो इसी का एक और बहुत फेमस फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, क्या होता है देखो, आपको एक चीज पता है, सिग्मा, ये होता है मास पर यूनिट एरिया, होता है कि नहीं। और मैंने बोला डिस्क को स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो M1 क्या होगा बेटा, सिग्मा इंटू में A1, इसका एरिया मान लो कितना है A1। M2 किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू में A2, आपने रिमूव किया ना पोर्शन, ये इसका एरिया भी तो है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू में A2। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूं तो मेरे पास RCM का एक और फॉर्मूला है, M1 सिग्मा A1 माइनस में, सॉरी यहाँ पर M1 की जगह पुट किया ना हम लोगों ने, क्या आएगा यहाँ पर आपके पास, सिग्मा A1 R1, क्या आएगा सिग्मा A2 R2 डिवाइडेड बाय में सिग्मा A1 माइनस में, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, A1 R1 माइनस में A2 R2 डिवाइडेड बाय में A1 माइनस में A2। आई बात समझ में सबको। मैम तो सेंटर ऑफ रिमेनिंग पोर्शन को सिग्मा भी लेट कर लेते हैं। हाँ, वो जब आप उसका देखो, आपने जो ये चीज रिमूव करी है, पहले थी ना, मास तो था ना उसका कुछ ना कुछ, ये आपने हटाया है इसलिए आपने नेगेटिव लगा दिया, मतलब उसको आप गायब तो कर रहे हो फॉर्मूले में, लेकिन उसके मास की वैल्यू तो पुट कर सकते हो ना, कि वो कितना मास आपने रिमूव किया। तो M2 की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, सिग्मा इंटू में A2। समझ में आई बात। मैम ये RCM वो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का है। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है, RCM रिमेनिंग है, तभी हम लोगों ने यहाँ पर माइनस M2 किया है, ठीक है। मान लो आपको मैं ऐसे 3-4 ऑब्जेक्ट दे दूं, इसका मास M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है, इसका M4 है, यू विल टेक सम ओरिजिन, उसके हिसाब से इनके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम लोग, R1 R2 R3 R4। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस में M3 R3 बाय में M1 प्लस में M2 प्लस M3। यहाँ पर हमने कुछ रिमूव नहीं किया था, यहाँ पे अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अभी ध्यान से सुनना, जो भी कंफ्यूजन है इसको खत्म करो, ठीक है।
पहले देखो ये था पूरा डिस्क, इसका मास m1 है, इसका एरिया m1 है, ओके। अब इसमें से कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया, वो भी एक छोटा सा सर्कल रिमूव किया मैंने, एक सर्कल मैंने रिमूव किया। इसका सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता था क्या होगा, इसी के सेंटर पे, जो डिस्क का सेंटर है उसी पे सेंटर ऑफ मास होगा। यहां पर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूं जब एक हिस्सा आपने गायब ही कर दिया? तो बेसिकली आपने ये चीज गायब कर दी, ये चीज नहीं है, समझ रहे हो? ये इतना पोर्शन ऐसे, ये मान लो शेडेड पोर्शन है, ये आपने इसमें से रिमूव कर दिया एक सर्कल को। अब इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक सेंटर पे तो नहीं है, कहीं इधर आएगा ना, इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक मैं ट्रिक यूज करती हूँ। क्या ट्रिक यूज करती हूँ? मैं जो पार्ट रिमूव कर रही हूँ ना, उसको भी मैं एक मास कंसिडर कर लेती हूँ। अब 2 पार्टिकल सिस्टम वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस में m2, लेकिन लॉजिक क्या है कि भाई वो मास को हटाना है, तो उस मास को नेगेटिव मास ले लो और फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट हटाया है इसके आगे बस नेगेटिव लगा दो, ये वाला m2 हटाया है तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर मासेस की वैल्यूज को मैं ऐसे भी पुट कर सकती हूँ। आपने जो पोर्शन पूरा लिया, इसका मास m1 है, इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू में a1, जो भी इसका एरिया, यहाँ पे पुट कर दिया। m2 जो आपने पार्ट रिमूव किया उसका मास तो था ना, आपने हटाया वो, ठीक है, वो आपको हटाना है इसलिए आपने उसको नेगेटिव में पुट कर दिया। अब उसका मास की जगह आप क्या लिख सकते हो? जो इसका एरिया बनेगा, ये वाला जो एरिया बनेगा, मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया चाहे रिमूव्ड पोर्शन है या पहले वाला पोर्शन है, वो तो आपके पास सिग्मा, तो वो तो सबके लिए बराबर रहेगा ना। यूनिट एरिया में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो m2 की जगह क्या पुट कर दिया? सिग्मा a2। क्लियर है? यस मैम। अभी देखो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी, आप क्वेश्चन पे आओ। जैसे ये सवाल करते हैं हम लोग, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब मुझे इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको मासेस गिवन नहीं है, जब मासेस गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला उठा सकते हो, ये वाला। अगर मासेस, मैम यहाँ से सिग्मा कैसे हट गया? क्या हट गया बेटा? सिग्मा ऊपर Common। नीचे कॉमन आ गया ना बेटा, अच्छा ओके मैम। ठीक है। अभी देखो यहाँ से 2 फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला, ये भी कर सकते हैं, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपको सवाल भी हो सकता है मासेस नहीं गिवन है, ठीक है, और आपको एरिया पता लग सकता है। जैसे यहाँ पर रेडियस आपको, ये जो ओरिजिनल इसका डिस्क है बाहर वाला ब्लैक में जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, अगर मैं पूरा बनाऊं, मान लो ये पूरा है, तो इसका रेडियस कितना है बेटा? कैपिटल आर है ना, यस मैम। ठीक है। तो इसका एरिया a1, मान लो ये मास, मतलब पहला वाला जो ओरिजिनल है ये m1 है, इसका एरिया कितना है? a1। एरिया की वैल्यू भी पता है आपको, पाई आर स्क्वायर, यही होगी ना? यस मैम। ठीक है नंदनी, 1 मिनट रुको बस। अब ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया मैं लेती हूँ a2, इसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू में r/2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? इसका सेंटर, ये पूरा आ रहा है, डायमीटर आ रहा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? r/2। आपको पता है, आपको a1 पता है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा? मैम एक्स एक्सिस। इसी पे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर, यस मैम। ठीक है। अब यहां ना होकर कहीं इस तरफ खिसक जाएगा वो, क्योंकि देखो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट आपने हटाया है, आपने हटाया तो यहाँ खाली जगह हो गई ना, तो आपका सेंटर ऑफ मास इधर खिसकेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो XCOM, दिस इज इक्वल टू, आपको क्या चाहिए? R1 माइनस में A2 R2 बाय में A1 माइनस में A2। तो मैं XCOM निकाल रही हूँ, तो R1 R2 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? X1 X2। अब X1 X2 मतलब किसी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ही तो बताओगे ना। यस मैम। तो ओरिजिन क्या लूं मैं? ये जो इसका ओरिजिनल सेंटर था इसी को ओरिजिन ले लूं? क्या समस्या, ले सकते हैं, यस इसको ओरिजिन ले लो, ये ले लो, कौन से कलर में दिखाएं, ये मान लो ये आपका ओरिजिन हो गया। अब मुझे बात बताओ, X1 जो है ओरिजिन से किसका डिस्टेंस होता है? जो पहला जो ऑब्जेक्ट है
मान लो ये आपके पास पहला पहला इनिशियली था जब आपने कुछ भी रिमूव नहीं किया। सो x1 x2 y1 y2 आप ये क्या लेते हो? मान लो आपके पास ये, सपोज मैंने आपको ये स्टार्टिंग में एक डेरिवेशन सा भी कराया था, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका मास m1 है, तो ये जो मास है इसी का तो डिस्टेंस लेते हो ओरिजिन से, जिसको आप r2 बोल रहे हो। तो यहाँ पर मेरे पास x1 x2 क्या है, यहाँ पर इस पूरे डिस्क का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होता है, उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। पूरा जो ओरिजिनल डिस्क है ये पूरा आपको दिख रहा है, इसका तो सारा मास आप कहाँ मान सकते हो, इसके सेंटर पे। यस मैम। उसका डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अलग अलग मासेस नहीं, अलग अलग होते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं क्या मानती हूँ, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती हूँ कि भाई इस पूरे डिस्क का मास इसके सेंटर पे है, तो सेंटर ही तो ओरिजिन है, तो x1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 होएगा कि नहीं। पाई r स्क्वायर इंटू में 0 हो गया ये, माइनस में a2 क्या है, a2 आपने अभी निकाला है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, पाई इंटू में पाई इंटू में r स्क्वायर अपॉन में 4। अब x2 बता दो मुझे, अगर x2 बता दिया तो समझ में आ गया, मतलब x2 बताओ। रिमेनिंग पोर्शन का सॉरी जो आप रिमूव कर रहे हो पार्ट, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है मैम r/4। उसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा बेटा, यहाँ इस सारे मास को आप यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो ना, इसके सेंटर पे। यस मैम। ओरिजिन ये है तो r/2 कितना दूर है, r/2 पे ही तो है। यस मैम r/2 r/2 पुट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय में पाई r स्क्वायर माइनस में पाई इंटू में r/2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो पाई पाई तो कट गया, ये गया ये गया ये गया ये गया, सो ये तो पूरा ही गया, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, माइनस में r/2 का स्क्वायर इंटू में r/2, और नीचे आप सॉल्व करेंगे r स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3r स्क्वायर बाय में 4। ठीक है, सो आप देखो क्या क्या कट रहा है, ये पूरा टर्म कट रहा है, ये बनेगा माइनस में r बाय में कितना बनेगा, माइनस में r बाय में 6, ये बनेगा। समझ में आई बात? यस मैम। अब इसको लिखेंगे कैसे आप, सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, ओरिजिनल सेंटर से r/6 डिस्टेंस पीछे खिसक गया, यहीं पर तो बोल रहे थे हम इधर जाएगा, r माइनस इधर आ गया। मैम अच्छा एक बार आपका सवाल ये हो सकता था मैम, क्या बेटा x1 0 क्यों है वो बता दीजिए दोबारा। x1 0 क्यों है, x1 आपके पास है, आपने देखो यहाँ पर दो मासेस दे रखे, एक तो आपने पूरा डिस्क वाला m1, ठीक है, इसका सेंटर इसका जो मास है वो सारा इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, और सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर है, और उसी को मैंने ओरिजिन माना हुआ है, यानी सारा मास का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 0 हो गया ना। दूसरा जो आपने मास लिया इसके अंदर है वो ऐसे, वो रिमूव करना है, इसलिए मैंने माइनस लगा रखा है, वो डन है, वो पार्ट डन है कि वो रिमूव होगा, लेकिन उसका हमको सेंटर से डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, तो इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर ये ओरिजिन है तो यहां से कितना दूरी पे, r/2 दूरी पे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सो वो सारी चीजें यहाँ पर पुट कर दी। अच्छा y/m 0 क्यों होगा, देखो जरा आप मुझे एक बात बताओ, आपको इतना मैम एक चीज पूछूं? हाँ पूछ, एक मिनट में y/m बता दो, फिर आप मेरे को डाउट पूछ लेना। ओके ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो डिस्क आपने लिया y/m में फिर आप लिखते a1 y1 माइनस में a2 y2, y1 y2 क्या होते, ओरिजिन से डिस्टेंस होते मासेस के, सो सारा का सारा मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं, बताओ। यस तो y1 क्या होगा, y1 तो 0 ही होगा, यस मैम। और y2 क्या होगा, y2, अब आपने ये देखो ये इसके अंदर लिया हुआ है, सॉरी यहाँ बनाती हूँ, ये आपने इसके अंदर लिया हुआ है ऐसे, ठीक है, अब इसका सारा मास इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y2 डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन मेरा ये पॉइंट था, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, y2 तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, y2 भी 0 है, यस मैम। x/m 0 बन रहा है। समझ में? अब पूछो जिसको जो पूछना था, बोलो मैम बोलो। आपने ओरिजिन से जो
रिमूविंग सर्कल है उसका आर लिया है, तो मैम आपने यहाँ पे जो x2 है उसमें r/2 लिया है, क्योंकि मैम आपने r का हाफ किया है। पर मैम आपने हाफ क्यों किया है वो इसलिए किया बेटा, देखो ये आपके पास है ओरिजिनल सर्कल, ठीक है, और ये मान लो आपने जो रिमूव किया पोर्शन वो है ये वाला, ओके। ये पूरा डिस्टेंस r था, ये पॉइंट ओरिजिनल सर्कल का सेंटर है। उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया कि ये जो छोटा सा सर्कल आपने निकाला ना, तो ओरिजिनल सर्कल का जो रेडियस था वो उसका डायमीटर बन रहा है। तो ओरिजिनल सर्कल का सारा जो मास है वो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, अगर ये पूरा डायमीटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r/2 हो गया ना, यानी x2 क्या हो गया, मैम r/2 हो गया। यस बोलिए। मैम नहीं तो यार हमें समझ, हाफ का डिस्टेंस लेना है, पूरे का नहीं लेना ओरिजिन से। नहीं हाफ का नहीं लेना, आपको लेना है मास, टोटल मास जहां कॉन्सेंट्रेटेड है वो वाला डिस्टेंस। समझ रहे हो? मान लो कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मान लो आपके पास ये है और ये सर्कल तो ऐसे था कि भाई उसका रेडियस जो है उसका डायमीटर बन रहा था, पर ऐसे ना बन के सपोज ऐसे है, मान लो आपके पास बहुत बड़ा सा सर्कल मैंने निकाल दिया, इतना बड़ा निकाल दिया, ठीक है। तो अब ओरिजिनल जो सर्कल था उसका सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ होगा, ठीक है। सॉरी, उसको हम ओरिजिन मान लो, ये जो सर्कल मैंने रिमूव किया है ये बड़ा सर्कल था, इसमें से ये सर्कल आपने रिमूव किया, तो पहली बात तो जो x1 लेते हो आप, वो पहला जो ओरिजिनल था बिना रिमूव किए उसका आप ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हो, उसके मास का ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हो। मान लो यही मैंने ओरिजिन ले लिया, ये पॉइंट, तो ये तो सारा का सारा मास इसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो x1 तो 0 बन रहा है अभी भी। लेकिन x2 क्या है, ये जो आपने सर्कल निकाला है इसका सेंटर, तो हो सकता है इसका सेंटर मान लो यहां लाई कर रहा है, ये सॉरी नॉट सेंटर, x2 वो डिस्टेंस है जो रिमूव किया है आपने पोर्शन, उसका जो टोटल मास जहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन मैंने अगर ये माना है, मान लो ये जो आपने रिमूव पार्ट किया है वो ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास पड़ रहा है, यानी जो जितना भी इसका m2 मास होगा सपोज, तो m2 मास इसका यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये निकालना पड़ेगा। अब ये तो हाफ नहीं बन रहा ना, बन रहा है क्या? नो मैम। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही मैं कि वो हाफ लेना है, मैं ये आपको बोल रही हूँ जो आप ये समझो, देखो जो आपने जब ये RCOM वाला फॉर्मूला लिखा था, m1 r1 प्लस m2 r2 बाय में m1 प्लस r2, m1 प्लस में m2, तो इसमें r1 और r2 क्या थे, मासेस के डिस्टेंस थे फ्रॉम द ओरिजिन। यू हैव टेकन सम ओरिजिन, तो अब ओरिजिन मेरे हाथ में होता है, मैं कहीं पर भी ले लूं, मैंने वो ओरिजिन ले लिया बड़े वाले सर्कल का सेंटर, ठीक है। अब अगर सिंपल एक पॉइंट मान लो ये ऐसे होता, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है सपोज, तो मैं ये डिस्टेंस बता दी, ये दूसरा मास ऐसे होता तो मैं ये डिस्टेंस बताती, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह मास नहीं है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ओरिजिन तो मैं मानूंगी अभी भी, लेकिन मास का कौन सा डिस्टेंस लूं मैं, जैसे यहाँ तो मेरा m1 था r1 डिस्टेंस पे, m2 r2 डिस्टेंस, इसमें तो हजारों m1 m2 m3 up to mn है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप? इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हो। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट का सारा सेंटर ऑफ मास है, सॉरी सारा मास है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां जो भी शेप है उसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। उसका उस पॉइंट का आप फिर ओरिजिन से डिस्टेंस ले लो। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, अब ये पूरे वाले का तो उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उसी ओरिजिन पे ही सारा मास आ रहा है। लेकिन जब जो पार्ट आप रिमूव कर रहे हो उसका जो सेंटर ऑफ मास पड़ता है जहां पर वो सारा मास है वो ये वाला पॉइंट है, अब उसका ओरिजिन से जो दूरी है वो x2 है। ओरिजिन से ये दूरी कितनी है, r/2। कोई जरूरी नहीं है वो r/2 होगी, वो हमारा स्पेशल केस बन रहा है यहाँ पर कि वो r/2 हो रही है। समझ में आई बात? मैम हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेने हैं। हाँ, तो और ये क्या लोगे आप, x1 x2 कहाँ से है, कहीं से तो आपने मेजरमेंट कर रखी है ना। एक्सियम कहाँ है, कहाँ से आपने ऑब्जर्व कर रखा है, विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन ही बताओगे कि कहाँ सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ऐसे मैम हवा रिमेनिंग पॉइंट को कैसे बताओगे, बोलो।
क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो, रिमेनिंग वाले का। क्या था आपका सवाल, दोबारा बोलो एक बार, सवाल क्या था? ऑरिजिन आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अभी मैंने जो ऑरिजिन मान रखा है वो जो बिना रिमूव किए डिस्क था उसका सेंटर मान रखा है ऑरिजिन। कोई जरूरी नहीं है वो मानना, बट वो इजी रहेगा उसको मान मैम के मैं ये करोगे। पूछ रही हूँ, जो रिमूव करने वाला सर्कल जो हमने रिमूव करा है पार्ट, और जो पार्ट बच गया है मैम, उसमें जो दोनों के ओरिजिन होंगे वो सेम ही होंगे? हाँ, यस, ओरिजिन सेम होगा। ठीक है, ये x1 x2 x3, एक मान लो 4-5 ऑब्जेक्ट, 4-5 आपके पास होल कर दूं मैं इसके अंदर, एक और होल कर दूं मान लो, एक और, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो उसके लिए आप डिस्टेंसेस x3 x4 x5 लोगे ना, वो कहां से लोगे? एक ही ओरिजिन से लेना है बेटा, समझ में आया? नहीं आया? एक ही ओरिजिन से मैम लेना आ है। गया। ठीक है, अब आप लोग एक काम करना, ये वाला सवाल करके देखना, सेम ऐसे ही है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, और ये वाला जो है आप ऑलरेडी कर चुके हो इंटीग्रेशन से। अब आपको सॉल्व करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या चीज रिमूव करी है, ये वाला पार्ट रिमूव किया है, एम पाई r1² आपने जो है पार्ट रिमूव किया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन में आप चेक भी कर सकते हो, और ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ये हम फिर कल दोबारा डिस्कस करेंगे। और आपको लगता है कि थोड़ा ये नहीं आया समझ में, मैं कल दोबारा से करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाना नोट से, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मैम जो आप